लाए और शव को आग लगा दी। ये ब्यौरे सामने आए, हर तरफ गुस्सा है। सोशल मीडिया से लेकर देश की संसद तक बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग बेटियों को नसीहतें दे रहे हैं, कुछ बेटों को सुधारने की बातें कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इनको जिंदा जला दो, कुछ कह रहे हैं बधिया कर दो। इन सब से इतर हमारे लिए चंद सबक हैं, बेहद जरूरी, बेहद बारीक सबक। हम बड़ी खबर में आज इस हैदराबाद केस के बहाने इन सारे सबकों के बारे में बात करेंगे। आप स्वतंत्र हैं, इसे सबक मानिए, हिदायत मानिए या इस कुरूप समाज के लिए आईना मानिए। पहला सबक, पुलिस जो सबकी रक्षा का प्रण लेती है, संकल्प लेती है, ऐसे मामलों में असंवेदनशीलता दिखाती है, एरिया के झगड़े में फंसती है और कानून के सर्वोच्च मंदिर को ठेंगा दिखाती है। सबसे पहले इसी के सुधार की जरूरत है। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने क्या किया, पीड़िता के पिता की बातों से पता चलता है। उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और कहने लगे जब शिकायत की कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। ये जो सोच है कि लड़की घर नहीं लौटी तो भाग गई होगी और भागी हुई लड़कियां बुरी होती हैं, ये दोहरे स्तर पर नुकसानदेह है। इतना सुनकर अगर आप पुलिस से निराश हो गए हैं तो थोड़ा धीरज धरिए, क्योंकि अभी और सुनना है आपको। पीड़िता की मां बताती है कि जब छोटी बेटी शिकायत लिखाने साइबराबाद पुलिस थाने पहुंची तो उसे शमशाबाद भेज दिया गया। कहा गया, मैडम हमारे एरिया में नहीं लगता है। तर्क कि स्कूटी आखिरी बार शमशाबाद के पास देखी गई। घर वालों को अफसोस, एक थाने से दूसरे थाने में वक्त बर्बाद हुआ। ऐसा ना होता तो शायद बेटी जिंदा होती। नियम क्या कहते हैं? नियम है कि संज्ञेय मामलों में तुरंत एफआईआर लिखी जाए। 2008 में यूपी में ऐसा हुआ था, बच्ची लापता हुई, पुलिस ने महीने भर बाद एफआईआर लिखी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऐसे मामलों में शुरुआती जांच के बिना एफआईआर लिखी जाए, बात थाने और एरिया को लेकर अटके, तब के लिए भी नियम साफ है, 0 एफआईआर लिए जाए। होते रहेंगे बाद में थाने के केस, इस थाने से उस थाने में ट्रांसफर होते रहेंगे बाद में, मैडम हमारा एरिया नहीं है कि झगड़े। पर सबसे पहले मामला दर्ज हो। तेलंगाना पुलिस, केसीआर की पुलिस इस चीज में नाकाम रही और अब डैमेज कंट्रोल कर रही है। एसआई समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, पर सस्पेंशन से डॉक्टर लौटाएगी क्या? दूसरे गुनहगार जिनको संवेदनशीलता की जरूरत है वो हैं हमारे नेताओं के बयान और उनकी छिछली नेतागिरी। मामला घटित हुआ तो तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली मीडिया के सामने आए और बोले, पढ़ी लिखी महिला थी, पुलिस की बजाय बहन को कॉल किया, पुलिस को कॉल करती तो बच जाती। पलटकर कोई कहता कि इसकी जरूरत ना पड़ती, प्रदेश का गृह मंत्री अच्छा होता, प्रदेश की पुलिस चौकस होती, एरिया के झगड़े में ना पड़ती, कानून का डर होता तो बच जाती। महमूद अली बयान के लिए माफी मांगते नजर आए। गृह मंत्री का बयान समाज के एक बड़े गड़बड़ को दिखाता है। क्या है ये गड़बड़? हमेशा ऐसे मामलों में विक्टिम को दोष देने की रवायत। कुछ भी गड़बड़ हो, कोई लड़की घर आकर थाने जाकर शिकायत करे तो उसी को दोष देना, तुम्हारी वजह से ही हुआ होगा, तुम चुपचाप क्यों नहीं चली गई, तुम पलट के भिड़ क्यों गई, तुम्हें परिवार के मान सम्मान का डर नहीं है, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए थी। समझदारी साहस दिखाने में है और ये नेताओं का फेल्योर है, इस सिस्टम का फेल्योर है कि वो इस साहस को सलाम नहीं कर पाते बल्कि धिक्कारते हैं। एक और नेता हैं तेलंगाना से बीजेपी के एमएलए राजा सिंह, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, मामले को सांप्रदायिक रंग दिया, 4 में से एक आरोपी की बात की, उसका मजहब बताया, फिर पूरी कोशिश की कि मामला हिंदू मुस्लिम बन जाए। तीसरा दोषी सोशल मीडिया और उसकी गंध। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो नजीर है कि एक संवेदनशील मुद्दे पर हम कितने छिछले हो सकते हैं। लोगों के लिए एक डॉक्टर का गैंगरेप, हत्या, लड़कियों की सुरक्षा का मामला नहीं रह गया, ये उनके लिए अपने दिमाग की गंदगी उड़ेलने का मौका बन गया। पहले इसे हिंदू मुस्लिम बनाया गया, कहा गया कि जिस इलाके में वारदात हुई वो मुस्लिम बहुल इलाका था। हैदराबाद के नेताओं को टारगेट करते ट्वीट आए कि फला फला नेता ने इस मुद्दे पर अब तक क्यों कुछ नहीं कहा। जब पता चला कि बाकी के 3 आरोपी धर्म से हिंदू हैं तो अलग राग चल पड़ा। दावे आए कि ये हिंदू नहीं है, ये तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, मुस्लिम के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू लड़की को मारा। फिर दावे आए फेसबुक पर कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता और नाथुराम गोडसे के साथ पीड़ित लड़की की तस्वीर लगाकर हिंदुओं को भड़काने वाले गाने चलाए गए। फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, बलात्कारी मोहम्मद निकला।
कठुआ, अलीगढ़ का मामला इन्हें भड़काने के लिए गिनाया गया। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि किस पर क्या बीती। इनसे बचिए। ये आपके बच्चे बच्चियों की सलामती के लिए फिक्रमंद नहीं है, ये अपनी घिनौनी सियासत के लिए फिक्रमंद है। इनके दिमाग में मजहबों के लिए जहर घुला है और ये पहला मौका पाते ही उसके लिए मुखर होंगे। ये चाहते हैं कि आप दुखी हो, निराश हो, तलवार लेकर हाथ में निकल पड़े और तालिबानियों सी भीड़ में अपने आप को तब्दील कर दें और ये एक और हैशटैग क्रिएट कर पाए सोशल मीडिया पर। आप कह सकते हैं लोगों का गुस्सा है, हमें भी गुस्सा है। गुस्सा अलग अलग तरीके से निकलता है। इसे दिमाग की गंदगी ना माना जाए तो क्या माना जाए कि पॉर्न साइट पर एक ट्रेंड बन गई है ये लड़की। सोशल मीडिया का ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। पॉर्न साइट पर सबसे पहले पीड़िता का नाम ट्रेंड कर रहा है। ये कौन से लोग हैं जो उस पल को एंजॉय करना चाहते हैं जिस पल में वो लड़की तड़प रही थी, रो रही थी, चीख रही थी और आखिरी सांस ले रही थी। एक लड़की को मरते देखना, एक लड़की के मरते हुए वीडियो को देखना और उसे पॉर्न साइट्स पर खोजना, किसे क्या सुख मिलेगा। हम और आप जानते हैं ये लोग कहीं बाहर से नहीं आते, हमारे आपके बीच के लोग हैं। और इस पूरे मामले में जानते हैं सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है? ऐसे लोग एक दो में नहीं है, बहुतायत में है, बहुतायत में है, बड़ी संख्या में है, चेहरे पर नकाब ओढ़े हैं। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कोई और भेष धरते हैं। ये वो लोग हैं जो घरों में शोषण होता है तो संस्कार की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अपने मजहब के फर्जी धर्मगुरुओं का बचाव करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गड़बड़ियों को आप उजागर करें तो वो अपनी अस्मिताओं की आड़ में जाते हैं। और इनसे इतर वो लोग हैं जिन्होंने इस रेप केस में नियमों की धज्जियां उड़ा दी। आप सोशल मीडिया खोलिए, ट्रेंड चल रहे हैं, पीड़िता का नाम सबको पता चल गया है, उसकी बहन के वीडियो नजर आ रहे हैं। शेयर करने वालों ने उस लाश तक को नहीं छोड़ा जो जल चुकी है। जली हुई लाश लगाकर कविताएं लिखी जा रही हैं, दीवार पर कविताएं लिखी जा रही हैं जो लाश के जलने से काली पड़ गई। आप कहेंगे भावनाएं हैं, हम कहेंगे क्राइम है। ये देश कानून से चलता है और इस देश का कानून कहता है कि रेप विक्टिम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। आईपीसी की धारा 228 ए में साफ लिखा है, विक्टिम का नाम नहीं बता सकते, तस्वीर नहीं दिखा सकते, भले ही वो नाबालिग हो, विक्षिप्त हो, उसके घर वालों की मंजूरी हो या वो इस दुनिया में नहीं हो। ये पहचान जाहिर करने पर 2 साल की जेल हो सकती है। फिर भी तस्वीरें दिखाई गई। और ऐसा करने वाले आम ट्विटर यूजर नहीं है, पार्टियां, न्यूज चैनल, खबरिया, वेबसाइट। तेलंगाना बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने तो अति कर दी। पीड़िता के घर वालों की, पीड़िता की और आरोपियों की तस्वीरें जोड़कर एक वीडियो बना दिया और पीछे से इमोशनल गाना लगा दिया। पूछने पर तर्क क्या आते हैं? नाम हर तरफ चल रहा था, कीवर्ड था, इसलिए हमने इस्तेमाल कर लिया। इन्हें कौन समझाए? इसी एक दिन के लिए कानून बना था और कानून होता ही इसलिए है ताकि आप कितने भी कंफ्यूज हो, भावुक हो, गुस्से में हो, चीजें कितनी भी बिखरी हुई हो, आप वही करें जिसकी इजाजत कानून देता है। 5वीं बात, हेल्पलाइन की कितनी जरूरत है। ये मामला हुआ तो लोग जागे, सुरक्षा की जरूरत नए सिरे से महसूस हुई। व्हाट्सएप पर तड़ातड़ निर्भया हेल्पलाइन के नाम से नंबर शेयर होने लगे। खोजा तो पाया ये नंबर तो मुंबई रेलवे पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया था और ये 2018 में बंद हो चुका था। ऐसे में याद आई नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर की, जिससे वन नेशन वन इमरजेंसी नंबर 112 कहकर प्रचारित किया गया था। इसकी हकीकत क्या निकली? दैनिक भास्कर अखबार के हवाले से पता चला कि 10 राज्यों ने यह नंबर शुरू ही नहीं किया। उसमें 9 राज्य ऐसे जहां बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार है। 112 वालों की अपनी मुसीबतें। स्मार्टफोन पर गलती से 3 बार पावर बटन दब जाए तो 112 नंबर पर इमरजेंसी कॉल पहुंच जाती है। वक्त बर्बाद होता है, बाकी समय अश्लील बातें करने वालों की कॉल आते हैं। चुनौती है कि किसकी सुने, किसे छांटे। पर हेल्पलाइन नंबर की जरूरत तो है। ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो बेजा कॉल्स को फिल्टर कर सके, ऐसा कॉल करने वालों को दंडित कर सके और जरूरतमंदों को फौरन से मदद मिल सके। 6वां सबक, फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना फास्ट, इसकी तेजी पर उठे सवाल। जब भी ऐसे जघन्य मामले सामने आते हैं, मांग उठती है न्याय तुरंत मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत बताई जाती है। सच्चाई क्या है? 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस आपके सामने उदाहरण है। फैक्ट यही दिखाते हैं कि अपराधी आज भी जिंदा हैं, जबकि उन्हें फांसी की सजा का ऐलान काफी पहले हो चुका है। दावा किया जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में फैसला होता है, लेकिन जानकार बताते हैं कि गवाही, सबूत, जांच एजेंसियों के काम का ढंग सब मिलाकर 1.5 से 2 साल लग जाता है। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। पॉक्सो एक्ट में बदलाव किए गए हैं। 12 साल से छोटी बच्चियों से रेप पर फांसी का कानून बना है, लेकिन अपराध
अब भी हो रहे हैं। ऐसे में सामने आते हैं चौराहे पर लटका दो, जिंदा जला दो, नपुंसक बना दो या हमें सौंप दो जैसी मांग करते लोग। ये आरोपियों के सर काट देने पर उतारू होते हैं। चीन और अरब की कहानियां सुनाई देती हैं। आज का उदाहरण लीजिए। जया बच्चन राज्यसभा में बोल रही थी, कह रही थी बलात्कारियों को पब्लिकली लिंच कर देना चाहिए। एक अपराध के बदले दूसरा अपराध करने को कह रही थी सपा की सांसद। जया बच्चन को हमने पहले भी देखा है, संवेदनशील मामलों में भावुक हो पड़ती हैं, रो देती हैं, लेकिन यह संवेदनशीलता हमें बर्बर नहीं बना देगी। देश में कानून है, उसके काम करने का तरीका है। हम सबसे ज्यादा किससे घृणा करते थे? अजमल कसाब से। उसने कितने लोगों को शहीद किया, लेकिन कसाब को हमने ऐसे ही फांसी नहीं दे दी। बाकायदा हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक ट्रायल हुआ और फिर फांसी हुई। फेयर ट्रायल ये किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत जरूरी है। रही बात अपराधियों को कड़ा संदेश देने की, तो आपको आरोपियों और अपराधियों में फर्क समझना होगा। कानून को उसका काम करते रहना होगा। सख्त कानून की मांग करिए, ऐसी मशीनरी की मांग करिए जिससे सख्त कानून आरोपियों में से जो मुजरिम हैं उन्हें सख्ती से दबोच सके। लेकिन सवाल सिर्फ सख्त कानून तक का नहीं है। सवाल सिर्फ कानून के इकबाल के बुलंद होने का नहीं है। अपराधियों में ये हिम्मत कहां से आती है? पुलिस की ढिलाई कहां होती है? समाज की ढिलाई कहां होती है? समाज ऐसे मामलों पर त्वरित ढंग से सामने क्यों नहीं आता? क्यों नहीं हम अपने घरों में, अपने स्कूलों में इन सब की शिक्षा देते हैं, इन सब की निगरानी रखते हैं? निगरानी की हमारे बच्चों के मोबाइल फोन में किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, निगरानी की वो कहाँ जा रहे हैं, निगरानी की बड़े कहाँ जा रहे हैं, और ये निगरानी नजरबंदी में तब्दील ना हो जाए, लड़कियों में डर भरने का जरिया ना बन जाए। 7वां पॉइंट, निर्भया फंड और इस पर सरकारों की उदासीनता। सरकारें पर्याप्त सोच लेती हैं, बेहतरी के प्रयास करती हैं, फिर धन का ऐलान कर देती हैं। 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद मनमोहन सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड शुरू किया। 2013 के बजट में तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 1000 करोड़ का आवंटन किया। तय था कि इससे जगह जगह पर वन स्टॉप सेंटर बनेंगे, हेल्पलाइन सेंटर, पीड़िताओं को कानूनी और आर्थिक मदद दी जाएगी, पब्लिक प्लेस में सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधी की पहचान करने की स्कीम। लेकिन शुरुआत में ही सरकारें इसे खर्च करवाने में विफल रही। नतीजतन 2015 में महिला और बाल विकास मंत्रालय को निर्भया फंड को नोडल एजेंसी बना दिया गया, इस मंत्रालय को निर्भया फंड की। नतीजा तब भी सिफर रहा। 29 नवंबर को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने देश की संसद में बताया कि निर्भया फंड का ज्यादातर हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ है। 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 1 पैसा खर्च नहीं किया है। 20 राज्यों ने इन पैसों को महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन बनाने में पैसे खर्च किए। यूपी को 119 करोड़ मिले, खर्च किए 3.93 करोड़। तेलंगाना इस मामले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसे निर्भया फंड से 103 करोड़ मिले और खर्च किए 4 करोड़ 19 लाख रुपए। मीडिया में पहले भी खबरें आती रही कि सरकारें मुआवजा देने में भी फेल रहती हैं। जानकार पूछते हैं, राज्य सरकारों के नुमाइंदे बताते हैं, हमें यह नहीं पता कि यौन हिंसा के बाद कब और किस चरण में मुआवजा देना होता है। इन सरकारों को, इनके नुमाइंदों को अपने स्वार्थ की हर चीज पता है, इनको आपसे और हमसे जुड़ी चीज नहीं पता है। ये मक्कारों की तरह बैठे रहते हैं, ये पैसा वापस लौटा देते हैं, ये नारों और इश्तिहारों में खर्च होते हैं। ये चुनाव में जब हमारे बीच आते हैं तो लगता है इनसे ज्यादा संवेदनशील, इनसे ज्यादा गंभीर कोई नहीं। लेकिन इनकी बेशर्मी और इनकी लापरवाही देखिए कि जो पैसा इन्हें लड़कियों की सुरक्षा के लिए आवंटित किया जाता है, उनको सरकारें खर्च नहीं कर पाती और बाद में सफाई देती फिरती है। सबसे आखिरी में समय है और समाज है। अपने आप से पूछिए, आप लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, उनके होने को लेकर कितने संवेदनशील हैं? हम और आप समाज हैं, हम और आप बदल सकते हैं। और लल्लन टॉप आज से इस मुहिम को सिर्फ शुरू कर रहा है। ये एक भावुक शो भर नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे अस्तित्व की, हमारे बुनियाद की, हमारी जरूरत का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। शुभ रात्रि। अपनों का, अपने घर की लड़कियों का ख्याल रखिए और ख्याल रखने के लिए उन लड़कियों को खूब मजबूत और निर्भीक बनाइए और अपने समाज को उन लड़कियों के लायक